नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त लेखिका सुषमा मुनेन्द्र जी की कहानी विलोम। तो आइए सुनते हैं कहानी। आमतौर पर वे बेचैन रहते हैं। कुटुंब न्यायालय में चल रहे संबंध विच्छेद के मामले उन्हें और भी बेचैन कर देते हैं। उन्हें लगता है वे अब तक उस तरह बेचैन नहीं थे जिस तरह अब हो गए हैं। वे अपनी बेचैनी को न्यायाधीशी गरिमा गंभीरता से ढांकते मूंदते रहे हैं और सोच पाना कठिन है उनकी काले कोट बैज मिश्रित न्यायाधीशी मुद्रा के भीतर एक आम आदमी मौजूद हो सकता है अपनी भरी पूरी भावनाओं के साथ। वे अपना प्रत्येक काम नियत समय पर करते हैं, घर से ठीक समय पर कचहरी के लिए निकलते हैं। उन्हें देखकर ड्राइवर उनकी सेकेंड हैंड सलेटी फिएट का गेट खोल देता है। वे पिछली सीट पर बैठ जाते हैं, फिर ठीक समय पर कचहरी से घर के लिए चल पड़ते हैं। ड्राइवर उन्हें बंगले पहुंचा देता है। वे बंगले की बुनावट में समा जाते हैं। ड्राइवर कार की चाबी निकाल निर्धारित खूंटी में टांग कर लौटते हुए नमस्कार करता है। वे नमस्कार का जवाब देते हैं, नहीं भी देते। वे अपनी बेचैनी में लोक व्यवहार के प्रति सजग नहीं रह पाते। यह जरूर है, बावजूद बेचैनी के फैसले पूरी सजगता से करते हैं। गवाह और साक्ष्य के साथ स्वविवेक का यथेष्ट इस्तेमाल कर वे जो फैसला देते हैं वह ठीक जान पड़ता है। असंतुष्ट पक्ष को नहीं भी जान पड़ता। तब वह पक्ष कहता है, जज साहब की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है तो फैसला ठीक कैसे करेंगे। पत्नी मंदबुद्धि है, बेटी भी। बेटा स्वस्थ है जो बाहर पढ़ता है। दो पागलों के साथ रहते हुए जज साहब की मानसिक स्थिति सही कैसे रह सकती है। लोग आरोप लगाते हैं, पर सच यह है कि फैसला लिखते समय उनकी जिंदगी के तमाम दबाव और खिंचाव कुछ देर के लिए स्थगित हो जाते हैं और वे निष्पक्ष त्रुटि रहित निर्णय कर पाते हैं। यह पहली बार है जब किसी प्रकरण ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। वादी कह रहा था, सर, मैं 3 साल से इस सिरफिरी औरत के साथ रहने की कोशिश कर अब थक चुका हूँ। मैं अब इसके साथ रहा तो पागल हो जाऊंगा। पागल के साथ रहकर आदमी पागल ही तो होगा। उन्हें वादी का भाष्य दलील कम, उन्हें दी जा रही चुनौती अधिक लगी। आप इन्हें पागल ना कहें, ये पागल नहीं है, थोड़ी सुस्त हैं। उन्होंने वादी से कहा, देखा प्रतिवादिनी को, और ठीक इसी क्षण प्रतिवादिनी ने न जाने किस भाव से उन्हें ताका। वे बेचैन हो गए। मनोकामना की दृष्टि से कितनी मिलती है यह दृष्टि। इस तरह की सरल मासूम निष्प्रह दृष्टि उन्हें सालती रही। उन्हें लगा इस मुकदमे का तार कहीं उनके अतीत से जुड़ रहा है। वे कुछ देर प्रतिवादिनी को देखते रहे। शायद कुछ कहेगी, पर वह पिछली पेशियों की तरह चुप थी। वादी ही बोला, यह जो भी है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आप ही कहें, जिस मंदबुद्धि लड़की को उसके माँ बाप न रखना चाहें, भाई न रखे, उसे धोखे से दुराव छिपाव करके मेरे साथ क्या इस उम्मीद से बांध दिया गया है कि मैं इसको अपने साथ रखूंगा ही। क्या 7 फेरों का बंधन जन्म के बंधन से भी विश्वसनीय होता है। लड़की की शादी इतनी जरूरी क्यों होती है कि छल से, बल से, धोखे से उसे ब्याहना ही है। फिर वह छोड़ी हुई स्त्री के रूप में भले ही मायके में शरण पा जाए, पर एक बार तो उसे ब्याहना ही होगा। उन्होंने चौंक कर वादी को देखा। भीतर लंबित पड़े प्रश्न जीवित हो उठे। तो आपके साथ धोखा हुआ? आपको इसके माता पिता ने छला या आपके माता पिता ने? ऐसा तो नहीं, आपके विवाह को जीवन भर भुनाते रहने के गुणनफल में माता पिता ने पूरी सजगता में यह आयोजन किया? क्या इस पागल के एक समर्थ समृद्धशाली चाचा हैं जिनकी अनुकंपा से आपको और आपके भाइयों को प्रतिष्ठित पद हासिल हुए? आपके हिस्से में पागल आई और आपके भाइयों व कुटुंब के लिए प्रगति और विकास के रास्ते खुल गए। पर वादी पूछेगा, यह सब आप कैसे जानते हैं? तब क्या कहेंगे वे? आज भी कहीं अतीत में अटके हुए हैं।
वे हैरान होकर वादी को देख रहे थे। वादी पत्नी को छोड़ पाने का फैसला कैसे कर पा रहा है? यह ऐसा व्यवहारिक बल्कि साहसी बल्कि निष्ठुर कैसे हो पाया? वे क्यों न हो पाए? शायद इसलिए कि समान स्थितियों का सामना सभी एक समान भाव से नहीं कर पाते। शायद इसलिए कि उनके जीवन का घटित 70 के शुरुआती दिनों का है और वादी 21वीं सदी का हौसला रखता है। 30 वर्ष, पूरे 30 वर्ष, समय का पूरा खंड गुजर गया है। आचार विचार, जीवन शैली, चेतना, सोच, ध्येय में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। आज के स्वप्न जीवी फास्ट लोग दोयम दर्जे को नहीं सहते। वादी कह रहा था, जिंदगी एक बार मिलती है और अपनी जिंदगी के प्रति मेरी एक जवाबदेही है। मेरी मानसिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़े, मैं यह नहीं होने दूंगा। उन्होंने पुनः प्रतिवादिनी को देखा। बड़ी दुविधा है। उनकी सहमति वादी से है तो सहानुभूति प्रतिवादिनी से। दंड भले ही इसे मिले, पर अपराध इसका नहीं है। यह अपने लिए कोई फैसला न कर पाई होगी। दूसरों के द्वारा किए गए फैसलों को पूरी तीक्ष्णता और आवेग के साथ समझ न पाती होगी। तभी तो जब इसके परित्याग की स्थिति बन रही है, तब भी इसके चेहरे में विवशता तो दिख रही है, वेदना नहीं। उन्हें प्रतिवादिनी और मनोकामना के चेहरे गड्ढमट्ट होते जान पड़े। वे मनोकामना की त्रुटि पर उसे दुत्कार कर क्षमा करते रहे हैं, क्योंकि वह त्रुटि करने के तुरंत बाद अपने अपराध बोध से भयभीत हो जाया करती थी और उसके साथ बसर करें ना करें के द्वैत द्वंद्व में किसी स्वचालित प्रक्रिया की तरह वर्ष गुजरते रहे। उन्हें जब भी लगा अब मनोकामना को ढोना आसान नहीं, ठीक उन्हीं क्षणों में वह उन्हें पता नहीं कैसी निरपराध दृष्टि से ताकने लगती है। वे हड़बड़ा जाते थे। इससे मुक्त होना सरल हो सकता है, इसकी इस दृष्टि से नहीं। यह दृष्टि उन्हें सालती रहेगी। पीछे लौटें। 70 के दशक के प्रारंभ में तो घुंघराले बालों वाले लापरवाह, खूब ठठाकर हंसने वाले रसिक चित्त युवा हुआ करते थे, जिसका प्रत्येक काम समय चूक जाने के बाद ही हुआ करता था। उन दिनों वे पूरक परीक्षाएं देते देते नए नए विधि स्नातक हो नौकरी की प्रतीक्षा करते हुए पिताजी के जाफरी वाले सरकारी क्वार्टर में बैठे थे। उनका मुख्य समय जाफरी वाले बरामदे में बीतता था, जहां से बाहर की गतिविधियों को परखते उन्होंने परखा था। ठीक सामने के क्वार्टर में रहने वाले पंचायत अधिकारी चौबे जी की बड़ी पुत्री प्रकृति चौबे बीए अंतिम वर्ष चुस्त कुर्ता सलवार पहनकर ठीक 10 बजे कॉलेज जाती है। वे अपने घुंघराले बालों को तबीयत से संवार कर प्रकृति का पीछा करते हुए प्रकृति के उपासक बन गए। तदुपरांत वे दोनों अपनी अपनी जाफरी से एक दूसरे को देखने टोहने लगे। जातिगत आधार पर दोनों परिवारों में मेल मिलाप होने लगा। वे और प्रकृति उम्र के लिहाज से एक दूसरे के घर नियमित रूप से नहीं आते जाते थे। उनके दोनों छोटे भाई देवव्रत और देशव्रत प्रकृति के घर जाते और प्रकृति के बहनों के साथ कैरम खेलते थे। वे जब भाइयों से पूछते, तुम्हारी प्रकृति दीदी मेरे बारे में कुछ पूछती हैं, तब भाई उन्हें विचित्र भाव से देखते। भैया, प्रकृति दीदी तुम्हें क्यों पूछने लगी? वे तो हम दोनों को पूछ रही थी कि कल खेलने क्यों नहीं आए। तुम नहीं समझोगे, कहकर वे जाफरी से जा लगते। उनके क्वार्टर की फेंस में जंगल जलेबी का विशाल वृक्ष था, जो प्रकृति के बहनों को ललचाता था। गर्मी में लंबी कुंडलाकार लाल फलियां फटती और उनके भीतर के सफेद मांसल मोटे बीज झांकने लगते। वे बांस में हंसिया बांध स्टूल पर चढ़कर जंगल जलेबी तोड़ते। उनके भाई पैंट की जेबें और प्रकृति की बहनें फ्रॉकें भर लेती। बहनें जब फ्रॉकें भरे हुए घर पहुंचती तब प्रकृति पूछती, तुम्हारे सदाव्रत भैया मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे? बहनें चकित हो जाती। वे तुम्हें क्यों पूछने लगे दीदी? वे तो हमें पूछ रहे थे कि कल शाम को तुम सब कहाँ जा रहे थे। तुम नहीं समझोगी, कहकर प्रकृति जाफरी से जा लगती।
प्रेम का परिपाक तैयार होता, ठीक इसके पहले सदाव्रत का विवाह तय हो गया। प्रकृति की मां हड़बड़ी में सदाव्रत के घर गई थी और बढ़े हुए अचरज के साथ घर लौटी थी। प्रकृति, हम तो सोचते थे पूरक परीक्षा देकर किसी तरह पास हुए बेरोजगार लड़के के पास अच्छे प्रस्ताव नहीं आएंगे, पर देखते हैं सदाव्रत का ब्याह तो कानून मंत्री की भतीजी से हो रहा है। पांडे जी पता नहीं कहां से क्या गोटी बैठा लेते हैं। पढ़ाई है बड़ी किस्मत वाली। प्रकृति की समझ में नहीं आया था मां अचरज व्यक्त कर रही हैं या संताप। वह बरामदे में जाकर जाफरी के पार झांकती रही थी। उधर जाफरी खाली थी। सदाव्रत असहज थे। प्रकृति के साथ कोई अलिखित अनुबंध था या बेरोजगार के लिए। वह भव्य प्रस्ताव उन्हें अस्वाभाविक लग रहा था। पारिवारिक संस्कार के अनुसार वे पिता से बहुत कम बोलते थे, पर मां के सामने संशय रखा था। मनोकामना बड़े घर की लड़की, मैं बेरोजगार मां, मैं उसका निजी सचिव बन जाऊंगा और वह तुम्हें अपना खादिम बना लेगी। उसकी निरक्षर मां अनुभवी चतुरता से हंसी थी। तो बन जाऊंगी? अरे सदा, मैं मनोकामना को देख आई हूं। इतनी सीधी है कि उसकी मां ठीक ही कह रही थी कि लड़की के मुंह में जबान ही नहीं है। फोटो तुम देख चुके हो। लड़की सुंदर है, एमए है। सदा, तुम्हारा भाग्य उजागर होने जा रहा है। मजिस्ट्रेटी मिली समझो। अब उन्हें ठीक याद नहीं कि उन्होंने कैसा महसूस किया था। प्रकृति उपासना के चलते वे शायद अपने अनुमानित भाग्योदय पर पूरी तरह प्रसन्न और परितुष्ट नहीं हुए थे। उनमें कुछ तो खास है, तभी भव्य प्रस्ताव आया है वाला विशिष्टता बोध भी उस तरह प्रस्फुटित नहीं हुआ था जिस तरह हो सकता था। कुछ तारीखें महज तारीखें नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जिंदगी का अंतिम फलादेश होती हैं। माँ पिताजी उत्सव मना रहे थे। इधर वे प्रथम रात्रि को ही जान गए थे कि मनोकामना का मानसिक विकास मंद है। वह स्थितियों को वयस्कों की भांति नहीं जानती समझती है। मनोकामना ने लाल ब्लाउज के भीतर गाढ़ा नीला ब्लाउज पहन रखा था, जो गले के बाहर से झांक रहा था। दो ब्लाउज क्यों पहने हैं? सदाव्रत चकित थे। मास्टर डिग्रीधारी को वस्त्र धारण करने का ज्ञान नहीं है। मां को छोड़कर आई हूं तो डर लग रहा है, ठंड भी। मनोकामना इतनी झुककर बैठी थी कि मानो अपने में समा जाएगी। डरो मत, यहां तुम्हारे अपने लोग हैं। अच्छा, एमए हिंदी साहित्य में किया है ना? वे जानते थे, पर कुछ तो पूछना ही था। फर्स्ट डिवीजन। चाचा जी कॉपी बनवा देते थे। वह चुप रहे तो बहुत खूबसूरत है, बोलने लगे तो बहुत बेतुकी। फिर उनकी इच्छा नहीं हुई कुछ कहने पूछने की। सुबह रसोई में माँ चाय बना रही थी और मनोकामना चाय की प्रतीक्षा में पीढ़े पर बैठी थी। वे इतने खिन्न और निराश थे कि उनको कहने की इच्छा नहीं हुई कि माँ तुम चाय बना रही हो, और यह माँ को इस जड़ बुद्धि में गुणों की खान दिखाई दे रही थी। तो अब माँ जाने। मनोकामना को घर के अन्य सदस्यों की अपेक्षा देवव्रत और देशव्रत की संगत अनुकूल लगती थी। वह उनके साथ सहज अनुभव करती थी। देव, तुम्हारे भैया कहते हैं मैं उनके गले पड़ गई हूँ। मेरे लिए लड़कों की कमी नहीं थी। एक सेकंड लेफ्टिनेंट लड़का था, वह अड़ गया था, मुझसे ही शादी करेगा। पर चाचा जी को फौजी पसंद नहीं है, और मेरे जीजा जी के देवर से तो बात पक्की हो जाती, पर कुंडली नहीं मिली। और कहती हुई वह स्वतंत्र भाव से हंसती जा रही थी। उसका हंसना भिन्न होता था, जो उसके अल्प मानसिक विकास को सूचित करता था। देवव्रत और देशव्रत को अपनी नई नई भाभी का साथ आनंद देता था। देवव्रत बोला, भाभी, आपके आ जाने से घर में हंसी सुनाई दे जाती है, वरना इस घर में हंसना गुनाह हो जाता है। गजब है, अपने मुंह से हंसते हैं, किसी का क्या बिगाड़ते हैं। मनोकामना हतप्रभ थी। बहू की हंसी सुनकर मां तमक कर सदाव्रत के कमरे में गई। सदा, तुम सो रहे हो? उधर दुल्हन अट्टहास कर रही है। पिताजी का भी लिहाज नहीं। वे वेग से उठे थे। देव, देश,
तुम दोनों पढ़ते क्यों नहीं? और जी तुम, हाँ तुम, गंवारों जैसी ढिलढिला रही हो, जाओ कमरे में। मनोकामना ने कांपकर देवव्रत को देखा था। हाँ, यहाँ हंसना गुनाह है। फिर उसने मासूम कातर दृष्टि उन पर टिका दी थी। पता नहीं कैसी होती थी वह चितवन, जब वे उसके प्रति कठोर होते होते ना हो पाते थे। लगने लगता था उनकी अपराधी यह नहीं बल्कि उनके माता पिता हैं। आज वे सोचते हैं तो पाते हैं मनोकामना को स्वीकार करने के पीछे उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं बल्कि माता पिता से बदला लेने की भावना अधिक प्रभावी थी। वे माता पिता को उनकी करतूत याद दिलाना चाहते थे कि आपने जो इस मंद बुद्धि लड़की को मुझ पर थोप कर सताया है तो मानसिक प्रताड़ना से आप भी नहीं बच सकेंगे। और जब जब सोचा मनोकामना को अब नहीं सह सकेंगे, तब तब वह अजब आग्रही दृष्टि से उन्हें ताकने लगती थी। उसकी चितवन का सूनापन उनके भीतर उतर जाता। उन्हें लगता वे खुद को मजबूत कर लें तो स्थिति को चुनौती मानकर स्वीकार कर सकते हैं। उन्हें मां का आचरण कपट भरा लगता था। मनोकामना के परिजन तमाम साधनों सौगातों से उसे पति गृह में स्थापित करने हेतु मानो प्रतिबद्ध थे। वे तीज त्योहारों में उपहार मौसम के अनुसार अन्न अचार बड़ी पापड़ भेजते रहते थे। मां को इन सौगातों की बड़ी साध रहती, किंतु बहू की मंद गतिविधि उदास करती थी। वे कोहनी तक हाथ जोड़ प्रणाम की मुद्रा बनाकर कहती, जय हो, पूजी विदुषी है, न काम का सहूर है न सीखना चाहती है। सदा इसे कुछ सभ्यता सिखाओ। तुम क्यों नहीं सिखाती? बहू तुम्हारे पसंद की है। तुम क्यों नहीं सिखाओगे? तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं है? नहीं, सब ठीक है। वे माँ को दुविधा में डाल कमरे में चले जाते। पीछे पीछे माँ का स्वर आता, सुंदरता में बूढ़ गया लड़का, दुल्हन गुड़ी ना हुई वरना हम लोगों को पूछता तक नहीं। वे मनोकामना को देखते कि माँ की मृदुबाणी सुन कैसा महसूस कर रही है, लेकिन वह प्रतिक्रिया विहीन दिखती। वह न परिस्थिति पर विचार करती थी न प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी। ये जो माँ की बातें सुन रही हो तुम्हें बुरी लगती हैं? नहीं, आपको बुरी लगती हैं? वह अक्सर पूछे गए प्रश्न को दोहरा देती थी और अपनी अबोधता में कई बार स्थिति को सरल बना देती थी। फिर मनोकामना के चाचा का महाप्रसाद उन्हें मजिस्ट्रेट पद के रूप में मिला। वे कभी सोच नहीं पाए थे उन जैसा औसत छात्र अधिकारी बनेगा। माँ और पिताजी ने जो कार्यक्रम बनाया था खूब सफल रहा। पिताजी से कहते माँ हुलस रही थी। मैं ना कहती थी, सदाव्रत की बेरोजगारी की चिंता हमसे अधिक मनोकामना के चाचा कर रहे होंगे। देवव्रत और देशव्रत भी LLB कर लें तो वे भी जज्जी पा जाएंगे। जैसे बहू के चाचा जी जीवन भर कानून मंत्री बने रहेंगे। ना बने रहें, पर उनका इतना प्रभाव तो रहेगा ही कि उनकी सिफारिश चलती रहे। माँ की उम्मीदें खाली नहीं गईं। बाद में देवव्रत और देशव्रत मजिस्ट्रेट बने और यह परिवार न्यायाधीशों का परिवार कहा जाने लगा। पहली पोस्टिंग पर सुदूर निमाड़ जाते हुए वे मनोकामना को अपने साथ ले गए। माँ ने निषेध किया, सदाव्रत यह नहीं जाएगी, न गृहस्थी संभाल सकती है न तुम्हारी देखभाल कर सकती है। यह परदेश में तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगी। माँ, यह सब तुम तब सोचती जब तुमने इसे मेरे लिए चुना था। अब तो इसके कारण जो भी नफा नुकसान होगा मुझे सहना है। तुम ही कहो, इसे किसके भरोसे छोड़ जाऊं? तुम्हें इसके मायके से आने वाले पदार्थ ही प्यारे हैं। बाकी तुम इसका जैसा मजाक बनाती हो वह मैं जानता हूँ। माँ रचना रचने लगी थी। तुम इल्जाम लगाओ, पर सदा हमने तुम्हारा भला देखा। जज बन गए वरना खाली बैठे रहते। तो सुनो माँ, इसीलिए मैं इसे उपेक्षित नहीं छोड़ सकता। वे परेशान थे। अल्प शिक्षित माँ सामाजिक तर्कों से किस तरह आशय बदल देती हैं। मनुष्य सदैव अपना ही बचाव क्यों करना चाहता है? उन्हें मालूम था मनोकामना के साथ अकेले रहते हुए अड़चनों का सामना करना पड़ेगा,
पर इसके पहले उन्होंने यह सोचा, नौकरी बड़े मौके पर मिली है, अब भी खाली बैठे रहते तो न जाने क्या होता। और यह पुख्ता आधार था अड़चनों को आजमाने का। जाने से पहले मनोकामना के माता पिता मिलने आए थे। सदाव्रत को दिलाया गया पद मानो मनोकामना को इस घर से जोड़े रखने की प्रतिश्रुति था। मनोकामना की माँ उनके कमरे में आकर उनसे कहने लगी थी, मनोकामना बहुत सीधी सरल लड़की है, कह लो इसे जमाने की हवा नहीं लगी, चतुराई नहीं जानती। हमें संतोष है, इसे सीधा सरल घर परिवार मिला। यह तुमसे कभी कुछ न मांगेगी, बस इसे डांटना फटकारना मत। गलती करे तो इसे प्रेम से समझा देना। तुमसे मेरी अरज है बेटा, इसका ख्याल रखना। कहते हुए मनोकामना की माँ रोने लगी थी। माँ को रोते देख मनोकामना भी रोने लगी थी। दोनों को रोते देख उनकी त्वचा में चुनचुनाहट होने लगी थी। मन में यही प्रश्न उठे थे जो वादी ने उनके सामने रखे थे। जिस मंद बुद्धि लड़की का दायित्व तो आप ना उठाएं, आपके लड़के ना उठाएं, उसका दायित्व तो पाणी ग्रहण के मंत्रों के दबाव में आकर मैं उठाऊंगा ही, यह विश्वास आपको क्यों है? और मैं ना उठाऊं तब क्या यह आपकी ही जिम्मेदारी नहीं हो जाएगी? लड़की की शादी इतनी जरूरी क्यों होती है कि फिर वह छोड़ी हुई स्त्री के रूप में भले ही मायके में शरण पा जाए, पर एक बार तो उसे ब्याहना ही होता है। क्या इसीलिए कि शायद धुप्पल में काम बन जाए? कुछ नहीं कह सके थे। वे वादी की तरह साहसी कभी नहीं रहे। उनका अनुशीलन, उनकी शिष्टता ही उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाती थी। माँ, मैं बुरी हूँ, बेवकूफ? मनोकामना ने सहसा अपनी माँ से पूछा था। बिल्कुल नहीं, तुम तो भली लड़की हो, छल कपट नहीं जानती। तुम तो लक्ष्मी हो, तभी तो सदाव्रत को इतना अच्छा पद मिला है। यह बात उन्होंने अनायास कह दी या सायास? तो क्या ये आभास दिलाने आई हैं कि सदाव्रत तुम्हारा बढ़ गया रुतबा मनोकामना के कारण है? तो अब उन्हें उपकार लाद कर ही जीना होगा। वे एकाएक अशिष्ट की तरह कमरे से बाहर निकल गए थे। उस अपेक्षाकृत छोटी और अविकसित तहसील में वे मनोकामना के साथ रहने का उद्यम करने लगे। मनोकामना कभी आक्रांत चुप्पी में जड़ी भूत सी पड़ी रहती, जैसे कोई बेआवाज डर उसे घेर रहा है। कभी धीमे स्वर में खुद से बातें करती, कभी मेहरी के साथ खुलकर हंसती, डपटने पर सहम कर अपराध बोध से सर झुका लेती। पैसे का हिसाब वह भूल जाती। फलतः वे पैसे अपने पास रखते और सारे भुगतान स्वयं करते। किसी भी स्थिति पर पूरी तीक्ष्णता और आवेग से न सोचते हुए वह दबाव मुक्त रहती थी। शायद इसीलिए आज जब समय के दबाव दुष्प्रभाव से जूझते हुए उनके माथे पर महीन रेखाएं और आंखों के आसपास सिकुड़न दिखने लगती है, मनोकामना के चेहरे में आज भी सच्चाई और मासूमियत नजर आती है। मनोकामना को सख्त आदेश देकर किसी आगंतुक के लिए द्वार न खोले, वे कचहरी चले जाते थे। जानते थे उनके आदेश का पालन करते हुए मनोकामना द्वार बंद कर खुद से ही बातें करती हुई सो गई होगी, या आंगन में कुर्सी डालकर बैठी हुई शीशम के पेड़ की ऊंचाई को ताक रही होगी, या विविध भारती में फिल्मी गीत सुन रही होगी। फिर भी उन्हें लगता था आज शाम जब घर पहुंचेंगे वहां कुछ न होगा। वे मस्तिष्क में दबाव महसूस करते और सोचते जल्दी ही वे भी मनोकामना की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। उस छोटी जगह में अफसरों की खबरें तेजी से फैलती पसरती थी। बाई जी का दिमाग ठीक नहीं, जज साहब पाई पाई का हिसाब रखते हैं। पत्नी शादी के पहले ऐसी थी या बाद में हुई? जज साहब खूब निभा रहे हैं, और कोई होता तो छोड़ देता। बातों के अलक्षित आभास और प्रतिध्वनियों को वे भांप लेते, पर किसी से कुछ न कहते। किसी से कुछ कहना न पड़े इसलिए लोगों से मिलना जुलना टालते रहे, और जब कभी न टाल सके तब कहा, हाँ मनोकामना कुछ सुस्त है, पर एक इसी कारण हम उसे समाज से परिवार से बेदखल नहीं कर सकते। सच कहूँ तो मैं इस दुनिया के किसी एक पीड़ित को सहयोग कर पा रहा हूँ, सोचकर शांति मिलती है।
यह कहकर वे खुद को साबित नहीं करना चाहते थे, बल्कि किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। आज सोचते हैं तो पाते हैं, परिस्थितियां जब घेरती हैं और जहां से छूट भागना आसान नहीं होता, मनुष्य उस घेराव में भी कुछ न कुछ अपने पक्ष का पा लेता है। उनकी न्याय के प्रति पकड़, ईमानदारी, निष्ठा इसलिए बनी कि उन्होंने अन्याय सहा है। अपनी बेचैनी के बावजूद वे सचेत रहते हैं कि उनकी कलम से त्रुटिपूर्ण फैसला न हो। स्थितियों की निर्ममता आखिर कितनी हो सकती है जांचते हुए उन्होंने वह असाधारण ताकत पाली जब कुछ भी उन्हें थकाता नहीं था। उनकी चिंता तब अवश्य बढ़ गई जब मनोकामना गर्भवती हुई। यह कोई गलती न कर बैठे कि गर्भस्थ शिशु को क्षति पहुंचे। संतान के रूप में उन्हें उनके हिस्से का सुख मिलने जा रहा है। वे किसी भी माध्यम से थोड़ा सा सुख, आराम, निश्चिंतता पाना चाहते हैं। उत्सवों, ऋतुओं, मौसमों को महसूस करना चाहते हैं। वे सुरक्षा कारणों से मनोकामना को उसकी माँ के पास छोड़ाए। यह समझदार होती तो अपना ध्यान रख पाती। सदाव्रत, तुमने इसे माँ के पास छोड़ा है, निश्चिंत रहो। मनोकामना की माँ उन्हें आश्वस्त करते हुए खुद आश्वस्त हो रही थी। वे लौट रहे थे तब मनोकामना द्वार छेंक कर खड़ी हो गई थी। फिर कब आएंगे? मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? वही चितवन थी जो उसे दोष मुक्त साबित करती थी। तो यह कुछ ऐसे आशय संदर्भ सुनती गुनती रही है। व्यापता रहा है अनजाना भय। नहीं, तुम अच्छी हो, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊँगा। मनोकामना ने बच्ची को जन्म दिया था। वे छुट्टी लेकर आए थे। चिकित्सक से पूछा था, बच्ची मानसिक रूप से स्वस्थ होगी? हाँ हाँ, परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं। वे बच्ची को देखकर लौट गए थे। जब बच्ची 6 माह की हो गई तब उसे और मनोकामना को साथ लेकर माँ के पास 1-2 दिन रहने की औपचारिकता कर अपने घर लौट गए थे। वापसी पर मनोकामना की माँ भेंट उपहार सजाने लगी थी। वे अड़ गए। यह नहीं, कुछ भी नहीं, ना माँ के पास कुछ भेजें न मेरे पास। आप कुछ देकर मुझे संकोच में डालेंगी, बल्कि मुझे बुरा लगेगा। देखिए, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। बहू को खाली हाथ आया देख माँ को निराशा हुई थी। तो सदाव्रत, तुमने बहू को जचकी के लिए वहां रखा। हमसे अधिक भरोसा तुम्हें अपने ससुराल वालों पर है। माँ, तुम भी। देश दुनिया देखकर दुल्हन में कुछ चेत आया। भगवान ने बच्चा भी दे दिया। कैसे पालेगी? मैं पालूंगा। अब न मैं जिम्मेदारी से डरता हूँ, न सोचता हूँ आगे क्या होगा। मुझे प्रत्येक आने वाले दिन पर भरोसा नहीं है। फिर भी मैं पता नहीं किस भरोसे पर रातों को गहरी नींद सोता हूँ और दिन भर दुरुस्त बना रहता हूँ। देख रही हूँ दुल्हन खाली हाथ आई है। अब उनकी दुलारी यहाँ नहीं रहती तो यहाँ कुछ क्यों भेजें? वहीं भेजते होंगे। दामाद प्रसन्न रहे, पगलिया का आदर किए रहे, बस। माँ के संताप पर उन्हें विद्रूप किस्म का आनंद मिल रहा था। वे तो बहुत दे रहे थे, मैं ही नहीं लाया। हे प्रभु, उनका संदेश सही निकला। बच्ची का मानसिक विकास मंद था। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी हार थी। उनका किसी भी संभावना से विश्वास उठने लगा था। उनकी जिद थी, परिस्थितियों को पीठ नहीं दिखाएंगे, ना ही खुद को कमजोर साबित होने देंगे। पर अंततः वे मनुष्य थे। मनोकामना, सब तुम्हारे कारण। क्या हुआ? स्तुति बेवकूफ है तुम्हारी तरह। उन्होंने शायद पूरा बल लगाकर विकराल भाव से कहा था। मनोकामना कांपकर तेज स्वर में रोने लगी। चुप रहो, वरना। वे हिंस्र भाव से उसका गला दबाने लगे थे। तुम्हारा मर जाना बेहतर। इस घर में कोई कैजुअलिटी क्यों नहीं हो जाती? मनोकामना की चीख पुकार सुनकर आसपास के बंगलों से लोग जुहा गए। बाहर से आता शोर सुनकर उनकी नशंस पकड़ ढीली पड़ गई। ओह ओह, क्या अपराधियों के चेहरे देखते, बयान सुनते हुए उनमें भी आपराधिक वृत्ति आ गई है। इस क्षण क्या हो जाता? इस क्षण के बाद क्या क्या होता? उनकी पकड़ से मुक्त हो मनोकामना घिसटती लड़खड़ाती हुई गैलरी में जाकर धसक कर बैठ गई
और तेज स्वर में रोती रही। उन्होंने बरामदे के बंद द्वार से कहा था, जाइए आप लोग, यहाँ तमाशा नहीं हो रहा है। उफान अपनी हद पर पहुंचकर बैठने लगता है और यह शायद उनके उफान की हद थी। तूफान के तीव्रतम होकर फिर मंद पड़ते हुए थम जाने की यह स्वाभाविक प्रक्रिया थी। उस क्षण उनके भीतर का विद्रोह, विलोम, विक्षोभ एक बारगी बाहर आ गया। वे तूफान गुजर जाने के बाद की शांति महसूस करते हुए अपने को हल्का, भारहीन, मुक्त पाने लगे। अनायास सोचने लगे। वे मनोकामना के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार न कर सकें तो विवेकपूर्ण व्यवहार तो कर सकते हैं। लोगों को किस्से गढ़ने का मौका देना मूर्खता ही होगी। हाँ, यह बोधिसत्व उन्हें अपनी उस दिन की नृशंसता और लज्जा से मिला। वह अपनी बढ़ गई जिम्मेदारियों को संपादित करने में लग गए। मनोकामना स्तुति की देखभाल करती थी, पर सही अर्थों में उसकी देखभाल उन्होंने की। रातों को मनोकामना बेसुध सोई रहती, तब वे स्तुति को कंधे से चिपकाकर थपकते हुए टहलते, दूध गर्म करके पिलाते। वे प्रत्येक काम के अभ्यासी होते गए और उन्हें काम में आनंद आने लगा। वे पूरी ईमानदारी बरतते रहे, परिवार के प्रति, न्यायालय के प्रति। ईमानदारी का फलादेश उन्हें याचित पुत्र सत्यव्रत के रूप में मिला। उन्हें लगा था सत्यव्रत ठीक समय पर उनके जीवन में आया है, वरना वे धैर्य खो देते। मनोकामना उन्हें पहली बार पूरे रूप में अच्छी लगी थी। यह जैसी भी है, पर पूर्णतः स्वस्थ, सुंदर, तंदुरुस्त बच्चा इसी ने दिया है। मनोकामना, तुम अच्छी हो, आप अच्छे हैं। उन्हें प्रसन्न देखकर वह पुलकित हो उठती थी। स्तुति स्कूल जाती थी, कक्षा भी पास करती रही। शिक्षकों पर उनके पद का प्रभाव पड़ता था। वे उसका उपचार भी कराते रहे, पर यह दबाव निरंतर बना रहता कि स्तुति का क्या होगा। वे अवसाद से घिर जाते। स्तुति को जिस चिकित्सक को दिखाते थे, उससे पूछा था, मेरी अकारण मौन बैठे रहने की इच्छा क्यों होने लगी है। चिकित्सक ने उन्हें वही दवाइयां लिख दी थी जो स्तुति को लिखते थे। तो क्या वे अचकचाकर उठ खड़े हुए थे। मस्तिष्क पर पड़ने वाले दबाव को रोकना होगा, कुछ अच्छी बातें सोचनी होंगी। उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा इन सब का। सत्यव्रत को इस माहौल से दूर रखना होगा। वे उसे ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में डाल आए। आज जब वे लंबी पारी खेल चुके हैं, तब सोचते हैं उन्होंने परिस्थितियों को जितना कठिन समझा, वह उससे कहीं अधिक कठिन थी। उन्हें अचरज होता है वे माँ और बाप दोनों की साझा भूमिका को कैसे पूर्ण कर पाए। अब उन्हें एक ही चिंता है, स्तुति का क्या होगा, इसका विवाह कैसे होगा। कोई विकल्प, कोई सद्गति बच गई है इसके लिए। होगा कोई उसके माता पिता जैसा लोभी। होगा कहीं कोई लड़का जो परिस्थिति को उनकी तरह मिशनरी भाव से ले ले। पर तब से अब लंबा समय गुजर गया है, 30 वर्ष का लंबा समय। आज की युवा पीढ़ी को तो सब कुछ अच्छा और मोहक चाहिए। परिकथाओं की तरह उनके जीवन में कमतर, कमजोर के लिए जगह नहीं है। वे सत्यव्रत को आज के समय के युवाओं का प्रतिनिधि मान पूछने लगे, सत्य, तुम शादी करते समय लड़की में क्या देखोगे। पिता से मैत्री संबंध होने से सत्यव्रत आह्लादित होते हुए बोला, पापा, मुझे तो टॉप क्लास लड़की चाहिए, 5 फुट 5 इंच, सुंदर मीठी आवाज, वेल क्वालिफाइड हो, जॉब करती हो तो बेहतर होगा। पापा, जब आपका क्राइटेरिया दहेज नहीं है, तब मुझ जैसे परफेक्ट लड़के को परफेक्ट लड़की तो मिलनी चाहिए ना। तो आज के युवाओं की परिकल्पना यह है, तब स्तुति को कौन अपनाएगा। बेटा, तुम्हारी बातें मुझे डराती हैं। आज के लड़कों के सपने बहुत बड़े हैं। मुझे स्तुति की चिंता होती है। पापा, फ्रैंकली कहूँ तो कोई लायक लड़का स्तुति को नहीं अपनाएगा और हम उसे किसी ऐरे गैरे के साथ बांध नहीं देंगे। पापा, आप ही कहें, अब आप जैसा इंसान कहाँ मिलेगा जो आप और मैं कोशिश करेंगे स्तुति के लिए कुछ अच्छा कर सकें। कोई प्रस्ताव जमेगा तो ठीक,
वरना क्या लड़की की शादी इतनी जरूरी होती है? बार बार आता रहा यह प्रश्न उनके सामने। पापा, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं स्तुति का ध्यान रखूंगा, ठीक वैसे ही जैसे आप रखते हैं। वे जानते हैं कि सत्यव्रत ईमानदार है। वह अपनी माँ और बहन को लेकर हीनता या तनाव से ग्रस्त नहीं है। उन्हें उस पर भरोसा है, पर वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाते। एक दिन सत्यव्रत का विवाह होगा, आने वाली का घर में साम्राज्य हो जाएगा। जरूरी नहीं वह स्तुति को वैलिड माने। तब तब क्या आजमाने के लिए स्तुति का विवाह करना चाहिए? शायद धुप्पल में काम बन जाए, और ना बने तो वे बेचैन हो जाते। अदालत में इन दिनों चल रहे प्रकरण ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। उन्होंने मेल मिलाप की बहुत कोशिश की, पर वादी उनकी तरह सहिष्णु नहीं है। वे वादी प्रतिवादिनी दोनों के साथ न्याय करना चाहते हैं। एक असंभव स्थिति। एक के प्रति किया गया न्याय स्वतः दूसरे के प्रति अन्याय हो जाएगा, और इस कुर्सी पर पीठासीन होने की बाध्यता यह फैसला देना ही होगा। और यह पहली बार होगा जब वे अपनी कलम के विलोम होंगे। कलम वादी के प्रति न्याय करते हुए फैसला देगी, और उनकी इच्छा है प्रतिवादिनी की जीत हो। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।